नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। आज की इस चर्चा में हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस उथल-पुथल भरे दौर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस इतिहास की गहराइयों में चलते हैं। पहला हिस्सा, द असैसिनेशन, 31 अक्टूबर 1984। इस पूरे मुद्दे की जटिलता को समझने के लिए हमें सीधे 31 अक्टूबर 1984 की उस दुखद सुबह पर चलना होगा। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले भुवनेश्वर की एक चुनावी जनसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। उन्होंने कहा था, अगर मैं आज मर भी जाऊं तो मेरे खून का एक एक कतरा राष्ट्र को मजबूत करेगा। सोचिए, उन्होंने खुद शायद ही ये कल्पना की होगी कि अगली ही सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह बनने वाली है। और फिर अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। ठीक 9:12 पर जब इंदिरा गांधी डॉक्यूमेंट्री मेकर पीटर उस्तीनोव को इंटरव्यू देने के लिए निकल रही थी, तभी गेट पर उनके अपने ही गार्ड बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उन पर गोलियां चला दी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, दूसरे गार्ड सतवंत सिंह ने अपनी पूरी कार्बाइन उन पर खाली कर दी। ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था दोस्तों, बल्कि ये ठीक 5 महीने पहले हुए एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का सीधा बदला था। दूसरा हिस्सा, भिंडरावाले का उदन। तो इस हत्या के तार आखिर जुड़े कहाँ से थे? खैर, इसे समझने के लिए हमें 1970 के दशक के उस दौर में वापस जाना होगा जहां राजनीति और धार्मिक कट्टरवाद आपस में पूरी तरह उलझ गए थे। खालिस्तान मूवमेंट, जो कि पंजाब को एक अलग देश बनाने की अलगाववादी मांग थी, उसकी शुरुआत 1940 और 50 के दशक में ही हो चुकी थी। पर 70 और 80 का दशक आते आते ये मांग एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। और इसी बढ़ते अलगाववाद के बीच दमदमी टकसाल के एक बेहद महत्वाकांक्षी धार्मिक नेता का उदय होता है, जरनैल सिंह भिंडरावाले। एक ऐसा नाम जिसने आगे चलकर बेहिसाब ताकत हासिल की। आप देखिए कि यहाँ पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही थी। 1971 के चुनावों में हारने के बाद सत्ताधारी अकाली दल को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के नेता ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने भिंडरावाले को एक पॉलिटिकल पॉन या मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का सोचा और इस तीखे और अक्खड़ स्वभाव वाले नेता की मुलाकात सीधे संजय गांधी से करवा दी। ये एक बहुत बड़ा और, जैसा हम आगे देखेंगे, एक बेहद खतरनाक राजनीतिक दांव था। तीसरा हिस्सा, एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। जल्द ही ये राजनीतिक मोहरा अपने बनाने वालों से ही बड़ा हो गया और पंजाब उग्रवाद के एक बहुत ही काले युग में चला गया। हालात कितनी तेजी से बिगड़े, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1978 में बैसाखी के दिन निरंकारियों के साथ एक खूनी झड़प होती है जिसमें 13 लोग मारे गए। फिर 1980 में निरंकारी चीफ का मर्डर हो गया। 1981 आते आते पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण को हिंदी भाषा कैंपेन का सपोर्ट करने पर मार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा 1983 में, जब पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल को दिन दहाड़े स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर मार दिया गया। सिचुएशन अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। और इन सब के बीच राजनीतिक उठापटक भी अपनी अलग ही रफ्तार पर थी। एक तरफ 1980 के चुनावों में भिंडरावाले ने कांग्रेस के लिए कैंपेन किया, जिससे इंदिरा गांधी ने 529 में से 351 सीटें जीत लीं। पर वहीं दूसरी तरफ 1982 के एशियन गेम्स के दौरान जब उग्र प्रोटेस्ट हुए तो करीब 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के तहत स्टेट ऑटोनॉमी यानी राज्य के लिए और ज्यादा आज़ादी की मांग तेज कर दी। हिंसा इस हद तक बढ़ गई कि आखिरकार सख्त मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को हटाकर राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। चौथा हिस्सा, अकाल तख्त की घेराबंदी। जब राज्य सरकार का कंट्रोल लगभग खत्म सा हो गया तो इस पूरे संकट का केंद्र शिफ्ट हो गया सीधे सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल पर। 15 दिसंबर 1983 को हेड ग्रंथी कृपाल सिंह के सख्त विरोध को दरकिनार करते हुए भिंडरावाले ने अकाल तख्त पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अकाल तख्त, जिसे मुगल गद्दी से भी 1 फुट ऊंचा बनाया गया था, वो हमेशा से सत्ता को चुनौती देने का एक ऐतिहासिक प्रतीक रहा है। और अब यहाँ राशन की बोरियों में छिपाकर भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा जमा किया जाने लगा। और इसी अकाल तख्त से भिंडरावाले ने एक ऐसी चेतावनी दी जो सच में डरा देने वाली थी। उसने कहा था, हम माचिस की तिल्ली की तरह हैं,
यह लकड़ी से बनी है और ठंडी है, लेकिन अगर आप इसे जलाएंगे तो लपटें तो निकलेंगी ही। इस फिलॉसफी का सीधा सा मतलब था, हालात अब उस मुकाम पर आ चुके थे जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास क्या ऑप्शंस बचे थे? देखिए, भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के लेजेंडरी फाउंडर RN काव ने ऑपरेशन सनडाउन का आइडिया दिया था। इस प्लान में कमांडो भेजकर गुरु नानक निवास से भिंडरावाले को चुपचाप अगवा करने का प्रस्ताव था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस टारगेटेड प्लान को रिजेक्ट कर दिया। इसकी जगह उन्होंने आधी रात को होने वाले एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक को हरी झंडी दिखाई, जिसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। 5वां हिस्सा, ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत। इस इंटेंस मिलिट्री ऑपरेशन की कमान दी गई मेजर जनरल KS बराड़ को, और ये कोई आम घेराबंदी नहीं थी, ये बहुत ही क्रूअर और प्लान थी। 1 और 2 जून को आर्मी ने कमान संभाली और इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन पर शांति की एक आखिरी अपील की। जब अपील बेअसर रही तो 3 जून को पूरे राज्य की फोन लाइनें काट दी गईं और बॉर्डर्स सील कर दिए गए। 5 जून को दोनों तरफ से भीषण फायरिंग शुरू होती है। उग्रवादियों की तरफ से इतना भारी रेजिस्टेंस था कि 6 जून को आर्मी को लिटरली टैंक्स उतारने पड़े। इस पूरी कार्रवाई में आखिरकार भिंडरावाले मारा गया और कई सदियों में पहली बार स्वर्ण मंदिर में गुरबाणी का पाठ रोक दिया गया। छठा और आखिरी हिस्सा, कैजुअलिटीज एंड ट्रैजिक आफ्टरमैथ। 7 जून को जब ये सैन्य ऑपरेशन खत्म हुआ तो इसकी मानवीय कीमत किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा विनाशकारी थी। सरकार के ऑफिशियल व्हाइट पेपर के मुताबिक 83 जवानों ने अपनी जान गंवाई और 249 घायल हुए। वहीं 493 चरमपंथी और आम नागरिक मारे गए और 10,592 लोगों को अरेस्ट किया गया। हालांकि कई बुद्धिजीवियों और हिस्टोरियंस का मानना है कि मरने वालों का असली आंकड़ा इन सरकारी नंबर से कहीं ज्यादा बड़ा था। और इस ऑपरेशन के नतीजे और भी ज्यादा भयानक थे। जब इंदिरा गांधी ने मौत का आंकड़ा देखा तो वो खुद सदमे में थीं। उनके मुंह से निकला, ओ गॉड, ये क्या हो गया? और हाँ, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PC अलेक्जेंडर के वृत्तांत के मुताबिक इन्फॉर्मेशन लीक होने के डर से तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह को इस पूरे ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगने दी गई थी। इस घटना से पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया। सिख नेताओं ने इस्तीफे दे दिए, कुछ जगहों पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और आखिरकार यही वो गहरा विभाजन था जो सीधे 1984 के भयावह दिल्ली दंगों की वजह बना। अपने ही देश के लोगों के खिलाफ आर्मी का इस्तेमाल करने की ये विरासत कितनी विवादित थी, इसे पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह के एक बयान से अच्छी तरह समझा जा सकता है। सालों बाद जब उनसे नक्सलियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा था, सेना अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं लड़ती। हमने एक बार गलती की है, ये दोबारा नहीं होगा। ये लाइन दिखाती है कि फौज के अंदर भी इस फैसले का कितना गहरा असर पड़ा था। तो निष्कर्ष के तौर पे अगर हम देखें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार ने पंजाब में उग्रवाद को तुरंत तो खत्म नहीं किया, पर इसने भारत के इतिहास का पूरा रास्ता जरूर बदल दिया। तो आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा लेकिन पूरी तरह से निष्पक्ष ऐतिहासिक सवाल सामने आता है, क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बहुत बड़ी गलती थी या फिर उस समय की सबसे बड़ी और अनिवार्य जरूरत? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस जटिल इतिहास को गहराई से समझने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।